बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगी। इससे एक सिस्टम की हर किस्म की एनर्जीज, तो टोटल एनर्जी जो है वो सिस्टम की बराबर हो जाएगी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी के, इसके अलावा सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी किसी भी सिस्टम की उसकी मोशन की वजह से होती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी पोजीशन की वजह से होती है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा सिस्टम रेस्ट पे पड़ा हुआ है और वो एक स्टेबल पोजीशन में पड़ा हुआ है, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की ज़ीरो हो जाएंगी और सिस्टम की टोटल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से होगी। अब इंटरनल एनर्जी में क्या क्या आ जाता है? अब चूँकि हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह से होता है। सिस्टम गैस से बना हुआ होता है और वो एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज्ड होता है, गैस इनक्लोज्ड होती है और इस सिलेंडर का एक मूवेबल पिस्टन होता है। तो यानी हमारा सिस्टम यहाँ पर गैस है, गैस के आयंस हैं या यानी हमारा सिस्टम यहाँ पर गैस है। तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आप लोगों को पता है रेंडमली मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस, और इनके अपना ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी होती है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जिसको ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, कुछ किताबों में इसको यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बराबर हो जाएगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स प्लस vibrational kinetic energy of the gas particles and rotational kinetic energy of the gaseous particles। इसके अलावा अगर हम इन gaseous particles को खोल कर देखें तो ये न्यूक्लियस और इसके इर्द गिर्द शेल होंगे और शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान एक किस्म का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डेवलप होती है। तो ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस भी आ जाएगी। और अगर हम उससे अगले लेवल पे जाएं, न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान भी जो बाइंडिंग फोर्सेस होती हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। उसकी वजह से भी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स फर्दर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, मिजॉन्स और इन चीज़ों से बने हुए होते हैं। तो जो हर किस्म के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो इंटरनल एनर्जी में इंक्लूड हो जाएगी। लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर इंटरनल एनर्जी के साथ नहीं है और ना टोटल इंटरनल एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर तो बहुत किस्म की छोटी छोटी फोर्सेज होती हैं, तो उन हर किस्म की फोर्सेज को कैलकुलेट करना हमारे बस की बात नहीं होती। थर्मोडायनेमिक्स में हमारा कंसर्न सिर्फ चेंज इन एनर्जी से होता है, ना कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो चेंज इन एनर्जी का मतलब है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। हमारा कंसर्न सिर्फ और सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी से होता है, ना कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेट्स सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो रिएक्टेंट्स की एनर्जी को ई आर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं और प्रोडक्ट्स की एनर्जी को ई पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाएगी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर तो प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से ज़्यादा होगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर होगी पॉजिटिव के। इसका मतलब है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। और अगर रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज़्यादा हुई प्रोडक्ट्स की एनर्जी से, तो उस केस में डेल ई की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, यानी रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होगा। अब यहाँ पर एक बात आप लोगों को क्लियर कर दूँ
कि हर किस्म की सब्सटेंस की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस की इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होती है। सब्सटेंस एक दूसरे से डिफर ही इसलिए करते हैं कि उनकी इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होती है। किसी भी दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की इंटरनल एनर्जी सेम नहीं हो सकती, या अगर दो सब्सटेंसेस की इंटरनल एनर्जी सेम है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंसेस भी सेम है।